आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएनए पातेपुर में। आज हमारे पास है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2024 का बायोलॉजी का प्रश्न पत्र, जिसका हम आज मिलान करेंगे। तो अगर आपके पास जो भी प्रश्न पत्र है, चाहे सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो या सेट को डी हो, ई एफ जी एच जो भी हो, तो आप अपना प्रश्न को मिलाएंगे। आपके सेट में हो सकता है कि जो प्रश्न इसमें एक नंबर में है, आपके कोई और नंबर में होगा, तो आप सिर्फ प्रश्नों को मिलाएंगे। प्रश्न के मिलाने के बाद अपने ऑप्शन आपका वही होगा, सिर्फ क्वेश्चन का नंबरिंग चेंज होगा, तो आप उसको मिलाते चलेंगे। तो आइए चलिए मिलाना शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन रहा कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है। पहला है ऑप्शन कि तापक्रम सबसे पहले महत्वपूर्ण पर्यावरणीय कारक है। दूसरा, तापक्रम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की तरफ घटता है। सी नंबर ऑप्शन है तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, तापक्रम पहाड़ी के शिखर पर कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है, तापक्रम ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य प्रकृति वर्ण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है। पहला ऑप्शन ए नंबर है व्यष्टि स्तर पर, दूसरा समष्टि स्तर पर, तीसरा सामुदायिक स्तर पर, डी नंबर है पारिस्थितिक स्तर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यष्टि स्तर पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है। तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि ऑप्शन ए बढ़ रहा है, ऑप्शन बी घट रहा है, ऑप्शन सी स्थिर है, ऑप्शन डी अस्थिर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समष्टि बढ़ रहा है। आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर, तो अपना क्वेश्चन नंबर 4 रहा कि निम्नलिखित में से कौन जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय सामन मछली एवं बांस, बी नंबर ऑप्शन है स्तनपायी, सी नंबर पक्षी एवं स्तनपायी, डी नंबर लीची और आम। तो आपका स्तनपायी है वो अपने जीवन काल में कई बार प्रजनन करते हैं। पक्षी और स्तनधारी का वही बात है, आम लीची में भी वही बात है, बार बार फसल लगते हैं, यानी कि बार बार प्रजनन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस। बांस अपने जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करता है, यानी कि 50 से 100 वर्ष की आयु में केवल एक बार उसमें फूल आते हैं और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी सूख जाता है, मर जाता है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बार्लर की 5 निकटस्थ संबंधित जातियों के साथ साथ रहने का क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए अस्पर्धी अपवर्जन, ऑप्शन नंबर बी संसाधन विभाजन, ऑप्शन नंबर सी परजीविता, ऑप्शन नंबर डी सहभोजिता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि संसाधन विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैले हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है कैक्टस, ऑप्शन बी कैलोट्रोपिस, ऑप्शन नंबर सी कॉफी पौधा, ऑप्शन नंबर डी तंबाकू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कैलोट्रोपिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहा आपके सामने 7वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। निम्नलिखित में से कौन अपघटक है। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर की कवक एवं शैवाल, अगला ऑप्शन है बी नंबर कवक एवं विषाणु, अगला सी नंबर ऑप्शन कवक एवं जीवाणु, डी कवक जीवाणु एवं विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कवक एवं जीवाणु, क्योंकि शैवाल और विषाणु ये जो है अपघटन का काम नहीं करते, यानी डीकम्पोजर का काम नहीं करते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग क्या होता है। तो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन का उपयोग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए एम्फाइसेमा के उपचार में, ऑप्शन नंबर बी अस्थमा के उपचार में, ऑप्शन नंबर डी कीटनाशक प्रोटीन के रूप में, ऑप्शन नंबर डी कहता है कि मधुमेह के उपचार में। तो इसका सही आंसर होता है एम्फाइसेमा के सीमा के जो उपचार में, इसके उपचार में इसका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है।
निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है? ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी ट्रांसफेक्शन, ऑप्शन सी पीसीआर, ऑप्शन डी सूक्ष्म प्रवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीसीआर। अगला प्रश्न है किस पीएच पर बैसिलस थुरिंजेंसिस के द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है? ऑप्शन ए अम्लीय पीएच पे, ऑप्शन बी क्षारीय पीएच, ऑप्शन सी उदासीन पीएच, ऑप्शन डी पहले अम्ल फिर क्षारीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का बी यानी क्षारीय पीएच पर। तो क्षारीय पीएच पर बैसिलस थुरिंजेंसिस क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए सक्रिय हो जाते हैं यानी एक्टिव हो जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु आरएनए व्यक्तीकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है? पहला ऑप्शन ए नंबर है जीवाणुभक्षी, बी रेट्रोवायरस, सी इक्सेरेसिया कोलाई, डी एग्रोबैक्टीरियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम यानी ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती है? पहला ऑप्शन 20, बी नंबर ऑप्शन 15, सी नंबर ऑप्शन 27, डी नंबर 5। तो याद रखेंगे भारत में टोटल जो बासमती चावल की किस्में उगाई जाती है उसकी संख्या है 27। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संगठन जीएम यानी अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं जीएम जीवों के सन्निवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेता है? ऑप्शन नंबर ए कहता विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी विभाग, ऑप्शन सी जीईएसी, डी भारतीय एक्वस कार्यालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जीईएसी। यह क्या करता है? यह डिसाइड लेता है कि कोई भी जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो जीव है या प्लांट है वो सही है या नहीं, वैधानिकता उसकी जांच करके बताता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी से, ऑप्शन बी जैव प्रौद्योगिकी से, ऑप्शन सी हरित क्रांति से, ऑप्शन डी आनुवांशिकी से। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी से। रामदेव मिश्र का नाम किस अनुसंधान से जुड़ा हुआ है? पारिस्थितिकी से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 सगर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं उंगलियां विकसित हो जाते हैं? पाद कहने का मतलब जो पैर वगैरह है या उंगली फिंगर वगैरह है वो कब आ जाते हैं? तो याद रखना है यानी जब प्रेगनेंसी हो जाता है उसके 2 माह बाद इसमें क्या हो जाता है कि पाद उंगलियां सब ये सब विकसित हो जाते हैं। ये अगला प्रश्न देखते हैं। 16 निम्नलिखित में से कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? ऑप्शन ए ग्राफीपुटक, ऑप्शन बी श्वेतपिंड, ऑप्शन सी पित्तपिंड, ऑप्शन डी प्राथमिक पुटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पित्तपिंड, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम। तो इसके द्वारा क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन स्रावित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका से घिरा होता है? ऑप्शन ए कहता अरिये किरीट यानी कोरोना रेडिएटा से, ऑप्शन बी जोना पेलुसिडा से, ऑप्शन सी कनिकामय कोशिकाएं से, ऑप्शन डी यानी प्रावरक स्तर थीका लेयर से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोरोना रेडिएटा से। अंडोत्सर्ग के पश्चात जो अंडाणु है किस कोशिका से घिरा हुआ रहता है? तो अरिये किरीट यानी कोरोना रेडिएटा से। देखते हैं अगला प्रश्न है 18 निम्नलिखित में से कौन कोशिका अगुणित है? तो पहला ऑप्शन है अंडजननी, अब दूसरा ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक अंडक, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक अंडक, ऑप्शन नंबर डी युग्मनज। तो ये जो है उगोनिया, तो उगोनिया जो होता है आपका ये द्विगुणित होता है और प्राथमिक अंडक भी आपका द्विगुणित होता है और युग्मनज तो द्विगुणित होता ही है। तो बच गया ऑप्शन नंबर सी यानी जो द्वितीयक अंडक है ये क्या होता है? तो ये कोशिका अगुणित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर एस्टेरॉइड है उसे क्या कहते हैं? LNG-20, ऑप्शन नंबर बी प्रोजेस्टासेट, ऑप्शन नंबर सी सहेली, डी लिप्सलुप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहेली, जो कि क्या है? गैर एस्टेरॉइड है, एस्टेरॉइड नहीं होता, गैर एस्टेरॉइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि
2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है? 2001 के जनगणना के अनुसार जो भारत की जनगणना मतलब हुई थी, तो उसमें देखा है कि जनसंख्या किस रेट से बढ़ रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लगभग 2%। 2% के रेट से जनसंख्या क्या हुई है? वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है? ऑप्शन ए मल्टीलोड 375, ऑप्शन बी LNG20, ऑप्शन सी लिप्स लूप, ऑप्शन नंबर डी कॉपर टी। तो अंतःगर्भाशय युक्ति हार्मोन मोचक है, यानी वैसी युक्ति जिसको गर्भाशय के अंदर लगाई जाती है, प्लस में वो हार्मोन बनाने का भी काम करता है या हार्मोन स्राव करने का काम करता है, जिससे जो अंडाणु शुक्राणु का संलयन न हो, यानी शुक्राणु मर जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी LNG20। ये क्या होता है? अंतःगर्भाशय युक्ति है, यानी इंट्रा यूट्रीन डिवाइस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कहता है HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? ऑप्शन नंबर ए बी कोशिका, ऑप्शन नंबर बी टी कोशिका और ऑप्शन नंबर सी इपीथीलियल कोशिका, ऑप्शन नंबर डी हेल्पर टी कोशिका। तो याद रखना है, जो एड्स बीमारी जो होता है, जो HIV के कारण होता है, इसमें जो है यह किस कोशिका पर अटैक करता है? तो ये हेल्पर टी कोशिका पर अटैक करता है, जिससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। धीरे धीरे इंसान का शरीर एक तरह से पूरा खत्म हो जाता है, अंतरिण रूप से, इंटरनली आदमी पूरा खत्म और लास्टली मर जाता है। अगला प्रश्न है, जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? यानी जल विलेय अकार्बनिक पोषक पदार्थ है, तो मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है? ऑप्शन ए खंडन, ऑप्शन बी निक्षालन, ऑप्शन सी अपचय, ऑप्शन डी ह्यूमिनिफिकेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निक्षालन। अगला प्रश्न देखते हैं। रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? ऑप्शन ए कहता है 7 मिलियन, ऑप्शन बी 1.5 मिलियन, ऑप्शन सी 20 से 25 मिलियन, ऑप्शन डी 2 मिलियन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 मिलियन। अगला प्रश्न है 25, भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 8.1%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 9%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8.1%। भारत में जैव विविधता जो है कुल विश्व की जैव विविधता का 8.1% है। अगला प्रश्न 26 है, जिसमें कह रहा है कि विक्टोरिया झील की सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था? ऑप्शन ए सह विलुप्तता, ऑप्शन बी विदेशी जातियों का आक्रमण, ऑप्शन सी अतिदोहन, ऑप्शन डी आवासीय क्षति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 27, निम्नलिखित में से कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है? यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन कहता है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, ऑप्शन नंबर बी वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी जनसंख्या विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। अगर ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति होगा, कहने का मतलब जो ऊर्जा है उसका अगर कैपेबिलिटी बढ़ जाए, यानी कि वो ज़्यादा हमें ऊर्जा दे और उसके बदले में कम प्रदूषण करे, तो इससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा और साथ ही साथ जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब गैस के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति। अगला प्रश्न है प्रश्न 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है? ऑप्शन ए कहता है यह चक्रीय है, ऑप्शन बी शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ये भी सही है, शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, कुछ भी नहीं बचता है। ऑप्शन सी संसाधन का अधिकतम उपयोग होता है, सही बात है, लेकिन हमको कहा गलत बात कौन है, असत्य कौन है? तो इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं होता है, तो यानी यही बात क्या है? गलत है, ऑप्शन नंबर डी रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग। अगला प्रश्न है 29, दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन B6।
तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन B12 की मात्रा दूध को दही में बदलने से इसमें बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर कार्य करने के क्रम में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की? ऑप्शन ए स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन बी एसिटोबैक्टर, ऑप्शन सी स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टेफिलोकोकस, यानी इस पे कार्य करने के दौरान उन्होंने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न 31, निम्नलिखित में से कौन कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोकता है? ऑप्शन ए प्रोटीएज, ऑप्शन बी स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन सी पेनिसिलिन, ऑप्शन डी स्टैटिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टैटिन। तो ये कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को रोक देता है स्टैटिन। अगला प्रश्न है 32, पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उत्तक संवर्धन, ऑप्शन बी बहुसक्तता, ऑप्शन सी पूर्ण सशक्तता, ऑप्शन डी सूक्ष्म प्रवर्धन। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है पूर्ण सशक्तता, इसको टोटीपोटेंसी कहा जाता है। तो किसी भी पौधा की कोशिका में इतना क्षमता होता है कि एक नया पौधा वह बना सकता है। इस क्षमता को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी, यानी कि पूर्ण सशक्तता। अगला प्रश्न है, हिसरडेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भैंस, ऑप्शन सी भेड़, ऑप्शन डी मुर्गा। तो याद रखिएगा हिसरडेल जो प्रजाति है वह भेड़ की प्रजाति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? ऑप्शन ए उत्परिवर्तन प्रजनन, ऑप्शन बी प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी संकरण, ऑप्शन डी उत्तक संवर्धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा मूंग दाल को प्राप्त किया गया था, जिसमें पीला मोजेक वायरस द्वारा कोई बीमारी उसमें न होता है। अगला प्रश्न 35, डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरह इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण है, और डीएनए खंडों का पहला ऑप्शन ए कहता है ऋणावेशित होना, ऑप्शन नंबर बी धनावेशित होना, ऑप्शन नंबर सी आवेशित होना, ऑप्शन नंबर डी दोनों तरह के आवेशों में से अवशोषित होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋण आवेशित होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डीएनए प्रकृति के बारे में असत्य है? डीएनए का अर्धसंरक्षी प्रतिकृति होता है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रमुख एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज है। ऑप्शन नंबर सी प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। डी डीएनए के दोनों लड़ियों पर प्रतिकृति सतत होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो प्रतिकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप उत्परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी आरएनए पॉलीमरेज 1, सी आरएनए पॉलीमरेज 2, डी ऑप्शन नंबर आरएनए पॉलीमरेज 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आरएनए पॉलीमरेज 1, यह राइबोसोमल आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए असंदिग्ध, ऑप्शन बी अपहरासित, ऑप्शन सी सार्वभौमिक, ऑप्शन डी विशिष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपहरासित। अगला प्रश्न है 39, लैक एपरॉन में वाई जीन की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन, ऑप्शन बी परमीएज का कूट लेखन, ऑप्शन सी दमनकारी जीन का कूट लेखन, ऑप्शन डी ट्रांस एसिटिलेज का कूट लेखन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन। अगला क्वेश्चन 40, पुराजीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? ऑप्शन ए भ्रूणीय विकास, ऑप्शन बी तुलनात्मक शरीर विज्ञान, ऑप्शन सी जीवाश्म, ऑप्शन डी
अपसारी विकास। तो याद रखिए पुराजीवी प्रमाण यानी कि पुराने जो जीव है, तो पेलिएंटोलॉजिकल एविडेंस इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ। तो पेलिएंटोलॉजी जो होता है वो किसका अध्ययन होता है, तो जीवाश्म का। इसका मतलब है क्या है कि किसके अध्ययन पर आधारित है, तो जीवाश्म यानी कि जो आपका फॉसिल्स होता है उसके ऊपर यह आधारित है। अगला प्रश्न 41, तुल्य रूप से संरचनाएं क्या दर्शाती है। ऑप्शन ए अपसारी विकास, ऑप्शन बी अभिसारी विकास, ऑप्शन सी समांतर विकास, ऑप्शन डी साल्टेशन। तो तुल्य रूप से संरचनाएं क्या दर्शाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अभिसारी विकास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई। ऑप्शन ए 18,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन बी 10,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन सी 75,000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 40,000 वर्ष पूर्व। तो गुफाओं में जो चित्रों की रचना है जो मानवों ने किया था, मानवों की प्रजाति ने, तो उसको हम कहते हैं 18,000 वर्ष पूर्व आपसे क्या किया था, गुफा चित्रों की रचना की थी। अगला प्रश्न है 43, निम्नलिखित में से कौन समापन कोडॉन यानी टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है, यानी कौन नहीं है, तो समापन कोडॉन कौन नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन है AUG, दूसरा बी नंबर जीव UGA, सी है AUG, डी है UAA। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि AUG। अगला प्रश्न 44, अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना, ऑप्शन बी अंतरण RNA का राइबोसोम से जुड़ना, ऑप्शन सी RNA का अनुलेखन, ऑप्शन डी RNA का रूपांतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सजातीय अंतरण RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना। अगला प्रश्न है 45, निम्नलिखित में से कौन असंक्राम्य रोग है, वैसा रोग जो एक दूसरे से नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन कहता है एड्स, दूसरा ऑप्शन नंबर बी मलेरिया, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैंसर। कैंसर कौन सा रोग है, असंक्राम्य रोग है, यानी किसी को एक दूसरे से ये पड़ता नहीं है। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका को PMNL कहते हैं। ऑप्शन ए लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट्स, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो याद रखिएगा कि जो PNL कोशिका कहा जाता है रक्त के, उसका नाम है न्यूट्रोफिल्स। अगला प्रश्न 47, निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता कोलेस्ट्रॉल में होती है। ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgM, ऑप्शन डी IgD। तो याद रखिएगा जो कोलेस्ट्रॉल है ये उसमें किसकी प्रचुरता पाई जाती है, यानी IgA। कोलेस्ट्रॉल जो होती है माँ के द्वारा पहला बार जो दूध निकलता है किसी बच्चा को जन्म देने पर माँ के द्वारा प्राप्त होने वाले दूध को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। इसमें IgA की मात्रा प्रचुरता यानी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। प्रश्न 48 है कि डाई एसिटिल मॉर्फिन क्या है। ऑप्शन ए कोडेन है, ऑप्शन बी हेरोइन है, ऑप्शन सी केनाबिनाइड्स है, ऑप्शन डी कोक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिटिल मॉर्फिन क्या है, तो ये हेरोइन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49, बिडाल परीक्षण से किस ज्वर की पुष्टि होती है। ज्वर मतलब बुखार। तो ऑप्शन ए मलेरिया का, ऑप्शन बी टाइफाइड का, ऑप्शन सी एड्स का, ऑप्शन डी न्यूमोनिया का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बिडाल परीक्षण से किसकी पुष्टि होती है, तो टाइफाइड की पुष्टि हो जाती है। यानी टाइफाइड की जांच के लिए कौन सी जांच किया जाता है, तो बिडाल जांच किया जाता है। अगला प्रश्न है 50, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में कायिक यानी वानस्पतिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए भूअस्तारिका, ऑप्शन बी सल्ककंद, ऑप्शन सी प्रकंद। तो ये तीनों के तीनों उत्तरदायी है, लेकिन जो चौथा है ऑप्शन नंबर डी यानी मुकुलक, तो ये जो है इसके द्वारा यह कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है पौधों में। अगला प्रश्न है 51, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला है मार्केंसिया के मादा थैलस के एंथेरिडियो 4 पर एंथेरिडिया रहते हैं। ऑप्शन बी कारा उभयलिंगी सराई है। ऑप्शन सी द्विगुणित जून और सूत्री विभाजन के बाद युग्म बनाते हैं। ऑप्शन डी क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक
चल बीजाणु बनते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मार्केंसिया के मादा थैलस से एंथेरिडियोफोर तथा एंथेरिडिया रहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? ऑप्शन ए जलकुंभी को, ऑप्शन बी बांस को, ऑप्शन सी लेंटाना को, ऑप्शन डी पार्थेनियम को। याद रखिएगा कि बंगाल का आतंक यानी टेरर ऑफ बंगाल जलकुंभी को कहा जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 53, निम्नलिखित में से कौन लघु बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए अंतःस्थिशियम, ऑप्शन बी टेपिटम, ऑप्शन सी बाह्य त्वचा, ऑप्शन डी बीजांड द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बीजांड द्वार जो है यह बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 54, आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में से किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नरयुग्मक बनते हैं? ऑप्शन ए कायिक कोशिका, ऑप्शन बी जनन कोशिका, ऑप्शन सी लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ऑप्शन डी लघु बीजाणु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इसके द्वारा क्या होता है? इसके विभाजन के पश्चात दो नरयुग्मक बनते हैं। अगला प्रश्न है 55, निम्नलिखित में से कौन अंड समुच्च से जुड़ा नहीं रहता है? ए ऑप्शन है सहायक कोशिका, ऑप्शन बी अंड, ऑप्शन सी प्रतिव्यासांत कोशिका, ऑप्शन डी तंतु रूप समुच्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रतिव्यासांत कोशिकाएं। ये जो है अंड समुच्च से जुड़ा हुआ नहीं होता है। अगला प्रश्न है 56, घास के बीज में प्रसल्क यानी स्कूटेलम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए भ्रूणपोष, ऑप्शन बी बीज पत्र, ऑप्शन सी बीज आवरण, ऑप्शन डी भ्रूणियक्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा बीज पत्र, यानी जो घास के बीज में प्रसल्क होते हैं उसको हम बीज पत्र कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 57, निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं के लिए क्लोननकारी संवाहक नहीं है? ऑप्शन ए जीवाणुभोजी, ऑप्शन बी प्लाज्मिड, ऑप्शन सी PBr 322, ऑप्शन डी tDNA। इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि PBr 322। अगला प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से किस विधि से पुनर्योगज DNA को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसफेक्शन के द्वारा, ऑप्शन बी रूपांतरण, ऑप्शन सी जीन गन, ऑप्शन डी सूक्ष्म अंतःक्षेपण। तो सीधे जंतु कोशिका में जो केंद्रक में क्षेपित किया जाता है DNA पुनर्योगज को, उस विधि का नाम है सूक्ष्म अंतःक्षेपण, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट डी। अगला प्रश्न है 59, DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? ऑप्शन ए लाइसोजाइम, ऑप्शन बी सेलुलेज, ऑप्शन सी डीएनेज, ऑप्शन डी काइटिनेज। तो DNA पृथक करने के लिए कवक के किस एंजाइम से? तो कवक के जिस एंजाइम से इसको अलग किया संसाधित किया जाए तो उसका नाम है काइटिनेज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन PBr 322 में नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिकृति की उत्पत्ति, ऑप्शन बी प्रतिबंधन स्थल, ऑप्शन सी tDNA, ऑप्शन डी प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि tDNA या PBr 322 में नहीं होता है। अगला प्रश्न है 61, यदि बाहरी जीन का निवेशन टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगज प्लाज्मिड का पहला ऑप्शन कहता है ए एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन बी टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रतिलिपिकरण आसान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी एम्पिसिलिन प्रतिरोध ज्यादा मजबूत होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पिसिलिन प्रतिरोधी समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम से, ऑप्शन बी थर्मस एक्वेटिकस से, ऑप्शन सी मेथेनोबैक्टीरियम से, ऑप्शन डी आर्कीबैक्टीरिया से। तो ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज जो प्राप्त किया जाता है वो है थर्मस एक्वेटिकस। इससे क्या हो जाता है? DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 63, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? ऑप्शन ए एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी बैसिलस थुरिनजेंसिस, ऑप्शन सी एस्टेरेसिया कोलाई, ऑप्शन डी आर्कीबैक्टीरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा जिसके द्वारा कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित किया जाता है या बनाया जाता है उसका नाम है बैसिलस थुरिनजिएंसिस।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64, तंद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एवं तंद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंट्रियम के पौधे को संकरण के फलस्वरूप जो F1 पीढ़ी है यानी प्रथम जनरेशन के गुलाबी फूल वाली थी, ये किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रभाविता का, ऑप्शन बी सप्रभाविता का, ऑप्शन सी अपूर्ण प्रभाविता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपूर्ण प्रभाविता का। अगला प्रश्न है 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए लक्षणों का निर्धारण कारक करते हैं, कारक विविक्त होते हैं। ऑप्शन सी मटर में कारक जोड़े में होते हैं। ऑप्शन डी अलील का आपस में सम्मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कारक विभक्त होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न है 66, स्वतंत्र अपविभवन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अलील का सम्मिश्रण नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी एक युग्म के अलील युग्मक बनते समय अलग होते हैं। ऑप्शन सी अलील प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं। ऑप्शन डी मेटाफेज 1 में क्रोमोसोम युग्म एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक युग्मक के अलील युग्मक बनते समय जो है अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 67, वंशागति का क्रोमोसोमल सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए मेंडल ने, ऑप्शन बी सटन एवं बॉवेरी ने, ऑप्शन सी मॉर्गन ने, ऑप्शन डी हैकिंग ने। तो ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी है ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी यानी सटन एवं बॉवेरी ने। ये दोनों ने मिलकर क्या दिया था? क्रोमोसोमल सिद्धांत दिया था या क्रोमोसोमल थ्योरी दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन डी हीमोफीलिया। तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम ये तीनों की तीनों क्या है? ये तीनों की तीनों क्रोमोसोमल विकार है। और हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन क्रोमोसोमल विकार नहीं है? तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी ये जो हीमोफीलिया वाला है ये मेंडेलियन विकार होता है, ये क्रोमोसोमल विकार नहीं होता है। अगला प्रश्न है 69, डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? ऑप्शन ए मैरिस विकलिंसन एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन बी चारगाफ ने, ऑप्शन सी वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन डी यानी हॉली ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मॉरिस विकलिंसन एवं रोजलिंड फ्रैंकलिन ने। अगला प्रश्न है 70, हर्शे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्षण क्या था? ऑप्शन ए जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ऑप्शन नंबर बी विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। ऑप्शन सी जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। ऑप्शन डी विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है। तो राइट आंसर इसका होगा कि जीवाणु का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है। ये किसने कहा था डीएनए के बारे में कि जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है? हर्शे एवं चेस नामक वैज्ञानिक ने। तो आज का जो प्रश्न था वो आपका ये 70 के 70 कंप्लीट होता है। इसको आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी बढ़िया से मिला लिए होंगे जिनका जो सेट रहा होगा।